जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं बल और गति के नियम। चैप्टर आपका होगा ये एक्सरसाइज 8 है बल और गति। बल और गति के नियम के बारे में हम इसके पिछले के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बल क्या है, बल कितने प्रकार के होते हैं, गति के कितने नियम हैं, ये सभी पढ़ चुके हैं। अब इस अध्याय से संबंधित जितने भी प्रश्न है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है, कारक निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक है। तो जड़त्व कब अधिक होता है इसके बारे में हमने बताया है कि जड़त्व किसे कहते हैं डिफिनीशन में, तो उस संबंध में हमने बताया है। तो चलिए उससे रिलेटेड हम प्रश्न को हल करते हैं। तो जड़त्व उसी का अधिक होता है जिसका द्रव्यमान अधिक होता है। तो यहाँ पर एक रबड़ की गेंद और उसी आकार का पत्थर, इसमें द्रव्यमान किसका अधिक है। तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। तो यहाँ पर जो पत्थर है इसका द्रव्यमान क्या होगा, अधिक होगा एक रबड़ की गेंद की अपेक्षा। तो इसलिए पत्थर का जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा। दूसरा, एक साइकिल और एक रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी का द्रव्यमान ज़्यादा होगा और साइकिल का कम, इसलिए एक रेलगाड़ी का जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पर कह रहा है कि एक 5 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का सिक्का। तो 5 रुपये के सिक्का का द्रव्यमान अधिक होता है, वो भारी ज़्यादा होता है, 1 रुपये का थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पर उत्तर है पहला में क्या कि पत्थर किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व क्या होता है, अधिक होता है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर चलते हैं। दूसरा नंबर में कह रहा है कि नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है। तो वेग कब बदलता है, तो जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं। तो जब हम फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तब वेग में हमारा कुछ परिवर्तन दिखेगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जानने का प्रयास करें। ये है आपका एग्जाम्पल, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। कह रहा है कि फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक मारता है। देखिए पहला बार यहाँ पर फोर्स लगाया, किक मारा, तो एक बार हुआ है यहाँ पर, और अपने टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास भेजता है। तो दूसरे खिलाड़ी ने फिर क्या किया, यहाँ पर किक मारा, तो यहाँ पर 2 बार हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, 2 बार वेग परिवर्तन हुआ। एक बार पहला खिलाड़ी ने किक मारा, फिर दूसरे खिलाड़ी के पास गया तो दूसरा खिलाड़ी ने भी किक मारा, 2 बार फोर्स लगा। उसके बाद गोल की ओर पहुंचने का प्रयास करता है। तो गोल के पास जब पहुंचेगा तो गोलकीपर क्या करेगा, उसको पकड़ेगा, फोर्स लगाकर, फोर्स लगाएगा तभी तो पकड़ पाएगा, ऐसे तो पकड़ाएगा नहीं। तो गोलकीपर गेंद को पकड़ता है, पकड़ लिया, तो 3 बार हो गया। उसके बाद कह रहा है कि और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक लगाता है। तो फिर वो रोकता है, तो 1 बार बल लगाया, फिर दूसरी बार क्या किया, किक लगाया, तो 4 बार हो गया। तो यहाँ पर इसका मतलब कि वेग कितना बार बदला, तो 4 बार बदला है। 4 बार कैसे, तो 4 बार उसने रोकने का फोर्स लगाया, 1 बार रोकने का और 3 बार किक मारा। उत्तर जानते हैं। तो यहाँ पर उत्तर है फुटबॉल का वेग 4 बार बदलता है। पहली बार जो होगा कब होगा, पहली बार जो होगा आपका, पहली बार जब फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद को दूसरे खिलाड़ी की तरफ पहुंचाता है। दूसरी बार जब खिलाड़ी गेंद को किक लगाकर गोल की तरफ पहुंचाने का प्रयास करता है। तीसरी बार जब गोलकीपर बॉल को रोकता है। चौथी बार जब गोलकीपर गेंद को टीम के खिलाड़ी की ओर किक करता है। तो इस तरह से उसने कितने 4 बार फोर्स लगाया, मतलब 4 बार वेग को परिवर्तन किया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है आपका जड़त्व का नियम जो आप पढ़े हैं, हमने बताया है न्यूटन के प्रथम गति नियम के आधार पर। उसी के अनुसार क्या होता है, पेड़ की पत्तियां झड़ जाती है। क्यों,
इसका कारण है न्यूटन की प्रथम गति नियम से समझा जा सकता है। पत्तियां एवं पेड़ दोनों जो है विरामावस्था में है। जब पेड़ को तीव्रता से हिलाया जाता है तब पेड़ गतिमान हो जाता है एवं पत्तियां क्या होती है, विरामावस्था में होती है। अतः विरामावस्था में रहने के कारण पेड़ को हिलाने पर कुछ पत्तियां क्या हो जाती है, झड़ जाती है, या फल भी होगा तो फल भी क्या होता है, गिर जाता है। चलिए अगला चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुक जाती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विरामावस्था से गतिशील होती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण है न्यूटन के प्रथम गति का नियम। न्यूटन के प्रथम गति में हमने बताया है कि कोई वस्तु अपने विरामा या गत्यावस्था को तब तक बनाए रहती है जब तक उस पर बाह्य बल क्रियाशील न हो। तो उत्तर होगा कि चलती हुई बस में हम बस की गति की दिशा में गतिमान होते हैं। जब बस चलती है तो हम भी क्या, उसके बस के साथ गति में होते हैं। ब्रेक लगाने पर बस रुक जाती है, तो जब जैसे ही बस रुकती है तो बस के साथ जो हमारे शरीर का जो पार्ट है वो अटैच रहता है, उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो वो भी क्या होता है, उसके साथ विरामावस्था में चला जाता है। लेकिन ऊपर का जो भाग है वो गति की ही अवस्था में रहता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है, अतः हम आगे की ओर क्या होते हैं, झुक जाते हैं। दूसरी बार, जब बस विरामावस्था से गतिशील होती है, अब हम चुपचाप बैठे हैं, बस अचानक क्या होगी, चलने लगी, तो क्या हुआ कि बस के साथ जो हमारा नीचे का जो भाग है, जो पैर है और ये जो बैठे हैं, तो हमारा क्या है कि वो भी बस के साथ गतिशील रहने की प्रवृत्ति रखता है। लेकिन हमारा ऊपर का जो भाग है अभी वो विरामावस्था में ही रहता है, तो इसलिए वो क्या है, हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमारा पैर जो बस के फर्श से संपर्क में रहता है गति में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है, अतः हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। इस तरह से हमने 131 पेज नंबर का प्रश्न उत्तर हमने डिस्कस किया। अगला हम लोग चलते हैं, पृष्ठ संख्या आपका होगा 140 का। इसमें कह रहा है कि यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर हो तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। घोड़ा गाड़ी जो होता है, आपने देखा होगा, जो घोड़े से एक गाड़ी को खींचा जाता है, तो कह रहा है कि जब क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो कैसे वो खींचता है। तो देखिए, जब घोड़ा चलता है तो वो क्या करता है कि वो दबाव देता है, तो पीछे की तरफ इसे धकेलता है पैर को, तब वो आगे की ओर क्या होता है, बढ़ता है। हम भी जब चलते हैं, हम लोग भी, तो पैर को दबाते हैं तो पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, तब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्रिया के बराबर क्या हुआ, प्रतिक्रिया हुआ। उसी तरह से ये कह रहा है कि घोड़ा पृथ्वी पर पीछे की ओर बल लगाता है। सही में ये पैर जो है, ये घोड़े का पैर है, तो वह क्या किया, वो पीछे की तरफ फोर्स लगाया, तब जाकर वो क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़ता है, बल लगाता है या धकेलता है, तो इसकी प्रतिक्रिया में वो आगे की ओर बढ़ता है। यहाँ घोड़ा गाड़ी को आगे की दिशा में खींचता है, किंतु गाड़ी घोड़े के विपरीत दिशा में बल लगाती है, क्योंकि घोड़ा गाड़ी पर असमान बल लगता है, अतः वह उसे खींच पाता है। यहाँ पर न्यूटन के तीसरे गति के नियम का चर्चा किया है, तृतीय गति के नियम का। चलिए अगले चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर कह रहा है कि एक अग्निशमन कर्मचारी, आग बुझाने वाला जो कर्मचारी होता है, वो तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई उससे क्यों होती है, ये स्पष्ट करना है। जब तीव्र गति से
एक रबड़ वाले पाइप से जब पानी निकलता है तो ये क्या करता है कि जब जितने फोर्स से पानी आगे की तरफ निकलता है, ये पानी अगर तीव्र गति से निकलता है तो क्या करता है, वो पीछे की तरफ धक्का देता है। जैसे बंदूक की गोली निकलती है आगे, जब बंदूक छोड़ते हैं तो वो पीछे की तरफ धक्का देता है। क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया यहाँ पर होती है, इसलिए उस कर्मचारी को वो रबड़ की नली को पकड़ने में उसको कठिनाइयाँ होती है। यहाँ पर उत्तर को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि पानी फेंकने वाली रबड़ की नली में जब बहुतायत मात्रा में तीव्र गति से पानी निकलता है तो गति के तीसरे नियम के अनुसार वह नली पर पीछे की ओर समान बल लगता है। अतः अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाइयाँ होती है। न्यूटन के तीसरे गति का नियम की यहाँ पर चर्चा हुआ है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। यहाँ पर कह रहा है कि एक के 50 kg द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा जब न्यूमेरिकल होता है तो सबसे पहले हम उसका डाटा लिख लेते हैं। कह रहा है कि एक 50 kg द्रव्यमान की गोली और 4 kg द्रव्यमान का राइफल से, ये आपका क्या है, गोली है और ये आपका राइफल, ये राइफल है। ये जो गोली है आपका 50 kg है, 50 ग्राम का है। तो M1 जो है आपका कितना 50 ग्राम है और M2 बंदूक जो है आपका 4 kg है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक kg है और एक ग्राम है, तो आप हमेशा देखिएगा कि अगर ग्राम है तो दोनों ग्राम में ही रहना चाहिए और kg में है तो दोनों kg में ही रहना चाहिए। तो हम इसको, ये 4 kg है तो हम इसको ग्राम में चेंज कर लेते हैं, 4000 ग्राम होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया। अब देखिए आगे कह रहा है राइफल से 35 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है तो राइफल की प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना करें। देखिए यहाँ पर गोली जो है निकल रहा है तो उसका जो है प्रारंभिक वेग जो है, दोनों का प्रारंभिक वेग जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, इसलिए कि दोनों अभी विराम अवस्था में है। और यहाँ पर गोली का जो अंतिम वेग है वो आपका लिखा हुआ है 35 मीटर पर सेकेंड और राइफल का वेग निकालना है। तो हम संवेग का संरक्षण हम लोग पढ़े हैं, ये फार्मूला है, इस फार्मूले पर आप इसका वैल्यू रख दीजिए तो आपका आंसर स्पष्ट रूप से आ जाएगा। M1 का वैल्यू क्या है, तो संवेग संरक्षण M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 होता है। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, M1 का वैल्यू क्या है, M2 का वैल्यू क्या है, हम यहाँ पर रखेंगे और न्यूमेरिकल हमारा क्या हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आपका जो प्रारंभिक वेग है राइफल का और गोली का, दोनों का क्या है, 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है। तो यहाँ पर M1 जो है, अगर हम M1 को, यहाँ पर हमने M1 को 50 ग्राम मान लिया था तो कोई बात नहीं, आप इसको भी मान सकते हैं या इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर गोली को ही M1 माने हैं, M2 माने हैं, तो यहाँ पर अंतिम वेग भी इसका जो होगा V1 जो होगा 35 होगा, 35 होगा और इसका V2 निकालना है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसका U1 जो है 0 है, इसका भी U2 जो है क्या है, 0 है। तो चलिए हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। तो पहला क्या होता है, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए। तो वैल्यू रखेंगे कितना, 50 ग्राम है तो इसको केजी में बदल दीजिए, 50 को 1000 से गुना, U1 क्या है 0 प्लस M2 कितना है 4 kg है, U2 कितना है 0 है, इक्वल टू अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों क्या है
जीरो है। चलो M1 कितना है यहाँ पर, M1 जो है 50 ग्राम है, तो इसको हम 1000 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, केजी में आ जाएगा। और यहाँ पर 35 V1 है प्लस, यहाँ पर M2 कितना है 4 kg है, और V2 निकालना है। इस तरह से अब देखिए ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, तो ये वाला जो है आपको ये कट जाएगा, और 5 से ये कट जाएगा 20, ठीक। चलो और 5 से, अच्छा इसको इधर लाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, 35 बटा में कितना हो जाएगा 20, माइनस में हो जाएगा, और के V2 उधर प्लस में था, इधर लाए तो कितना हो गया माइनस में हो गया। अब हम इसको कटा देते हैं, तो कटाएंगे तो यहाँ पर 5 से 7 बार में, 5 से 4 बार में इक्वल टू कितना होगा -7/4 इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका V2 इक्वल टू -7/16। 16 से इसमें भाग देंगे तो आपका आ जाएगा -0.4375 मीटर पर सेकेंड, ठीक। चलिए ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि वो बल जो है विपरीत दिशा में लगा है, बल जो है विपरीत दिशा में लगा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सेम उसी के जैसा है, यहाँ पर सेम इसी फार्मूला पर आपका लग जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं, ये M1 इक्वल टू है 100 ग्राम और M2 इक्वल टू कितना 200 ग्राम। तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1000 से हम भागा देंगे। अब कह रहा है कि एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि आपका V1 जो है V1 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और V2 जो है आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सॉरी पर सेकंड है, स्क्वायर नहीं। दोनों वस्तुएं टकराती है, टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग कितना मीटर पर सेकंड हो जाता है, सॉरी ये E1 का है, ये प्रारंभिक वेग है इसका, और टक्कर के पश्चात प्रथम तो ये V1 1.67 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं M1 E1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 इक्वल टू M2 V2। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। और इसको आप केजी में चेंज कर लीजिएगा, ग्राम को 1000 सॉरी 100 बटा में ये 1000 हो जाएगा ये केजी, और इसको 200 बटा में 1000 से भाग दीजिएगा ये केजी। तो इस तरह से आपका जो आंसर इतना आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी से भरा गिलास ट्रे पर रखिए। ये आपका जो है ट्रे है, और इस ट्रे पर आप पानी से भरा एक गिलास रख दीजिए। एक गिलास को रख दिए, रखिए, और क्या कर रहा है कि ट्रे को हाथ से पकड़कर जितने तेजी से हो सके घुमाइए, घूम जाइए। हम देखते हैं कि गिलास लुढ़क जाता है और पानी छलक जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रे को जो हम लेकर घूमते हैं तो ट्रे के साथ इसके गिलास का जो निचली सिरा है, जो निचला भाग है, वो ट्रे के साथ टच में है, वो ट्रे को स्पर्श कर रहा है। तो ट्रे अगर गति में होगा तो इसका निचला भाग भी क्या होगा, गति में होगा, लेकिन ऊपरा भाग जो है वो विरामावस्था में ही रहने की प्रवृत्ति में रहेगा। इसलिए वो क्या होता है, गिलास जो है ऊपर वाला विरामावस्था में रहता है, नीचे वाला गति में, तो क्या होता है वो लुढ़क जाता है। जिस तरह से
हम बस में चलते बैठे रहते हैं तो अचानक बस चलती है तो हम पीछे के और क्या होते हैं, झुक जाते हैं। जस्ट उसी का ये सेम टू सेम एग्जाम्पल है उसी के जैसा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ट्रे को हाथ से पकड़कर घूम जाने से ट्रे में गति आ जाती है एवं पानी से भरा गिलास जो ट्रे के संपर्क में है उसका तल गति में आ जाता है, परंतु गिलास का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गति का विरोध करता है, वे आगे की ओर लुढ़क जाता है और पानी भी क्या होता है, छलक जाता है। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 136। कह रहा है कि क्या बालू के थैले को फेंकने के कारण उनमें से प्रत्येक ताक्षणिक प्रतिक्रिया का अनुभव करते हैं? हाँ करते हैं। कैसे? तो बालू के थैले को अगर फेंकते हैं तो उसके कारण बच्चा जो है पीछे की ओर ताक्षणिक प्रतिक्रिया होता है। आप खुद से ये क्रिया करके देखिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा, खुद से ये प्रैक्टिकल कीजिए। अगला क्वेश्चन, आप गाड़ी के पहिए पर कोई सफेद रेखा खींच दे ताकि जब वे दोनों बच्चे थैले को फेंके तो गाड़ी की गति का अवलोकन किया जा सके। देखिए अगर मान लीजिए गाड़ी को छोड़ दीजिए, जैसे आप साइकिल ही चलाते हैं तो साइकिल यहाँ पर खड़ी है, साइकिल क्या है आपकी, खड़ी है, साइकिल खड़ी है। तो साइकिल अगर खड़ी है और इसके पीछे पर जो ये बैठने वाला होता है, अगर इस पर कोई बड़ा सा थैला इस पर फेंकिए, देखिए साइकिल क्या होगा, आगे की ओर क्या होती है, वो आगे की ओर बढ़ जाती है, आगे की ओर क्या होती है, बढ़ जाती है। जितना फोर्स से आप फेंकते हैं उतना ही फोर्स से आगे की ओर क्या होती है, बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दोनों बच्चे जब थैले को आगे की ओर फेंकते हैं तो गाड़ी पीछे की ओर गति करती है, गाड़ी क्या होती है, पीछे की ओर गति है। तो इसमें ये क्या है कि गाड़ी में ही दोनों बच्चे हैं, क्या पे गाड़ी के पहिए पर कोई सफ़ेद रेखा खींच दे ताकि जब वे दोनों बच्चे थैले को फेंके तो गाड़ी की गति का, हाँ गाड़ी में ही दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, एक आगे से पीछे की ओर वो थैला फेंक रहा है तो उसमें फोर्स लग रहा है तो वो क्या हो रहा है, गाड़ी थोड़े से पीछे की ओर जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन, आप दो बच्चे को किसी एक गाड़ी पर खड़ा करें तथा एक अन्य बच्चे को दूसरी गाड़ी पर। आप यहाँ गति की द्वितीय नियम को देख सकते हैं क्योंकि इस अवस्था में यह बल अलग अलग त्वरण उत्पन्न करेगा। जब दो बच्चे को एक गाड़ी पर खड़ा किया जाता है तो उनका द्रव्यमान बढ़ जाता है, अतः द्वितीय नियम द्वारा गाड़ी में कम त्वरण उत्पन्न होता है। जिस गाड़ी पर एक बच्चा खड़ा है उसमें अपेक्षाकृत ज़्यादा त्वरण उत्पन्न होता है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक्स्ट्रा अथवा गुब्बारे की गति की दिशा का अवलोकन करें। तो देखिए जब गुब्बारे से हवा बाहर निकलती है तो एक्स्ट्रा विपरीत दिशा में गति करता है। यह क्रिया संवेग संरक्षण एवं गति के तीसरे नियम को दर्शाता है। आप बैलून में हवा भर दीजिए और बैलून का मुख अचानक छोड़ दीजिए तो देखिएगा कि आगे की तरफ हवा निकलता है तो बैलून क्या होता है, पीछे की तरफ जाता है। तो जिस फोर्स से हवा आगे की तरफ निकलता है उसी फोर्स से क्या होता है, बैलून पीछे की ओर जाता है। जैसे रॉकेट जो होता है छोड़ा जाता है तो देखिएगा वो उड़ता है, वो नीचे की तरफ जब उसका क्या होता है, वो देखिएगा कि वो आग उसमें जब जलाया जाता है तो नीचे की तरफ वो आगे फेंकता है। तो जितना बल नीचे की तरफ लगता है उसी बल से उस रॉकेट को आगे की तरफ क्या करता है, वो धकेलता है। तो यहाँ पर तीसरा गति का नियम है क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। अगला कह रहा है कि परख नली
कर्क की गति के विपरीत दिशा में प्रक्षेपित होता है। कर्क तथा प्रक्षेपित परख नली के वेगों में अंतर का भी अवलोकन करें। तो अगर परख नली का पानी वाष्पित होकर कर्क पर आगे की दिशा में बल लगाता है, जिस कारण कर्क जो है परख नली से बाहर आ जाता है एवं परख नली को विपरीत दिशा में पीछे की ओर धकेलता है। ऐसा गति के तीसरे नियम के अनुसार होता है। कर्क का वेग परख नली के वेग से अधिक होगा, क्योंकि परख नली का द्रव्यमान कर्क से अधिक है। ऐसा संवेग संरक्षण नियम के अनुसार हो रहा है, अतः इनका कुल संवेग संरक्षित रहता है। अब हम लोग अगला आगे के प्रश्न अब पढ़ते हैं। एक्सरसाइज वो जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है। कह रहा कि कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है। क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है? यदि हाँ, तो वस्तु के वेग के परिमाण और दिशा पर लगने वाले शर्तों का उल्लेख करें। यदि नहीं, तो कारण भी स्पष्ट करें। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है। तो हाँ, करती है। कब? ये कब करती है? तो जब किसी वस्तु पर शून्य बाह्य असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु का अशून्य वेग से गति करना संभव है। ये कब होता है कि जब यदि किसी गतिमान वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो वस्तु क्या होता है? गतिमान में रहेगा। अगर मान लीजिए कि कोई जैसे पंखा है, पंखा चल रहा है, हम इस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं, तो ये पंखा क्या है? एक समान गति से हमेशा चलती रहेगी। तो यही ये प्रश्न पूछ रहा है कि अगर शून्य बाह्य असंतुलित बल लगाया जाए, मतलब कि इसमें कोई भी बल नहीं लगाया जाए बाहर से, तो वस्तु क्या रहेगी? हमेशा गति में रहेगी। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि वस्तु एक समान वेग से किसी निश्चित दिशा में गतिमान हो। तो इसके लिए होना चाहिए कि वो वस्तु क्या है? हमेशा वो घूमती रहे, जैसे पंखा क्या है? हमेशा चलती रहे। दूसरा नंबर कह रहा है कि जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल कण बाहर आ जाते हैं। स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर न्यूटन के प्रथम गति नियम का पालन होता है। कैसे? कि जब हम छड़ी से दरी को पीटते हैं तो क्या होता है कि दरी अचानक से गति में आ जाता है, लेकिन उसके अंदर जो रहता है, छिद्र में फंसे जो धूल कण होते हैं, वो क्या होते हैं कि विरामावस्था में ही रहते हैं। तो इस कारण वो छिद्र से वो बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पर न्यूटन के प्रथम गति नियम के कारण ये होता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु स्थिरावस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो इस प्रकार जब हम दरी को छड़ी से पीटते हैं तो दरी जो होता है क्या होता है? गतिमान में हो जाता है, गति की अवस्था में होता है, लेकिन उसमें जो धूल कण होते हैं वो अपने विरामावस्था को ही बनाए रखते हैं। इस कारण वो क्या होते हैं? दरी के नीचे बैठ जाते हैं जमीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? तो जिस प्रकार आप बस में बैठे रहते हैं, अचानक बस चलती है तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं, पीछे की तरफ। तो उसी तरह से ये वस्तु भी छत पर जब आप रखते हैं बस पर, तो जब बस चलती है तो वस्तु भी पीछे की तरफ क्या होती है? वो झुकती है। तो जैसे बस आगे बढ़ता है तो वस्तु भी क्या होता है? वो गिरने लगता है। इसका मतलब कि बस के स्पर्श में जो वस्तु है वो तो गति में आ जाता है, लेकिन वस्तु का ऊपर भाग जो है अभी विराम में ही रहता है।
तो इस कारण जैसे ही बस आगे बढ़ती है, वस्तु क्या होता है, विराम में रहता है तो वस्तु क्या होता है, गिर जाता है। इसलिए हम लोग रस्सी से वस्तु को क्या करते हैं, बांध के रखते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन के प्रथम गति का पालन होता है। तो बस की छत पर रखे सामान बस की विरामावस्था स्थिति में अपनी विरामावस्था में रहने की प्रवृत्ति होती है एवं अपनी गतिज अवस्था में रहने की प्रवृत्ति होती है। जब बस गतिमान होती है तो यह न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण होता है। जब बस अपनी विरामावस्था से गतिमान अवस्था में आती है तब सामान अपनी विरामावस्था की स्थिति में रहने के कारण गिर सकता है। इस प्रकार गतिमान बस के विरामावस्था में आने पर या ब्रेक लगने के कारण, उसके वेग में परिवर्तन होने के कारण भी सामान अपनी गतिमान अवस्था में रहने की प्रवृत्ति के कारण गिर सकता है। अतः बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांधकर रखा जाता है जिससे वो गिरे नहीं। अगला क्वेश्चन है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है और कुछ देर चलने के पश्चात गेंद क्या होती है, रुक जाती है। इसलिए रुक जाती है कि धरती से उस पर क्या होता है, घर्षण होता है। तो घर्षण लगने के कारण उसके वेग क्या होता है, धीरे धीरे धीमा हो जाता है। तो आगे कह रहा है कि गेंद रुकने के लिए धीमा होता है, क्यों होता है? तो क्योंकि यहाँ पर होता है गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है और वो क्या है, घर्षण बल है। वो क्या है, घर्षण बल है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। कारण यहाँ पर है जब गेंद जमीन पर लुढ़कती है तो घर्षण बल उसकी गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है और कुछ समय के बाद गेंद रुक जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करती है। यह 20 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करती है। तो चाल क्या होगा, यहाँ पर चाल निकाल सकते हैं अगर चाल पूछेगा तो, इसलिए कि समय और दूरी दिया तो दूरी बराबर चाल गुना समय। इसका त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण ज्ञात करने के लिए तो एक ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं एक्सेलरेशन। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो देखो 1 टन बराबर 1000 kg यहाँ पर दिया हुआ है। तो 7 टन बराबर कितना होता है, 7 × 1000 इक्वल टू हो जाएगा 7000 kg। और कह रहा है कि तो इस पर लगने वाली यहाँ पर बल होगा, बल की गणना करें। तो बल के लिए क्या होगा, 1 बराबर ma। m तो यहाँ पर मास दे दिया है, m का वैल्यू दे दिया है 7000 kg। ये नहीं पता है तो यहाँ पर कह रहा है कि त्वरण ज्ञात करें। तो त्वरण यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से हम 7000 रख देंगे और यहाँ पर a का वैल्यू रख देंगे तो हमारा F निकल जाएगा, बल निकल जाएगा, बल कितना लगा है। तो सबसे पहले a ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो a ज्ञात करने के लिए आपका 3 फार्मूला है, 3 से 4 फार्मूला है। जैसे a निकालने के लिए होता है अगर अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दिया है और समय दिया है तो वहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग की कोई चर्चा नहीं है। तो गति में और भी गति के समीकरण पढ़े थे, जैसे पढ़ते s = ut प्लस हाफ AT² पढ़े थे। यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। प्रारंभिक वेग क्या है आपका, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर दूरी कितना है, 400 मीटर। तो s जो हो जाएगा आपका 400 मीटर हो जाएगा। s कितना हो जाएगा, 400 मीटर। u प्रारंभिक वेग क्या है, 0। यहाँ पर हमने लिख दिया है, देखिए ट्रक का प्रारंभिक वेग क्या है, 0। दूरी कितना है, 400 मीटर। समय कितना लग रहा है, समय आपका लग रहा है 20 सेकेंड और त्वरण निकालना है। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 400 = 0 × 20 प्लस 1/2 a ज्ञात करना है और 20 का स्क्वायर। t का मान कितना दिया है, 20 सेकेंड दिया है, 20 सेकेंड। और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो खुशी की बात है कि आपका दूरी मीटर में दिया है और समय कितना दिया है, सेकेंड में दिया है, समय सेकेंड में दिया है। तो t² होगा तो 20 सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे 20 सेकेंड ये स्क्वायर। ठीक,
चलिए तो 400 ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना 1/2 मल्टीप्लाई ए, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 सेकेंड स्क्वायर। तो 400 से 400 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 400 से 400 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, इक्वल टू कितना ए। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पर एफ निकलना है, तो एफ निकलने के लिए क्या कर देंगे, एफ बराबर है एम ए। तो एफ बराबर एम मल्टीप्लाई ए, तो ए का मान कितना 7000 केजी, 7000 केजी था, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आ गया कितना 7000 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आपका बल का क्या था, मात्रक भी था, न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका फोर्स निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 केजी द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा जब हम बल अगर निकालेंगे तो उसमें द्रव्यमान जो है ना केजी में होना चाहिए, ग्राम में नहीं। अगर ग्राम में है तो उसको हम केजी में बदल लेंगे। 1 केजी द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से झील की जमीन की सतह पर फेंका जाता है। पत्थर जो है 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करें। पत्थर और बर्फ के बीच, पत्थर और बर्फ के बीच जो घर्षण लगेगा उसका गणना करना है। तो सबसे पहले आपका क्या दिया है, एम का वैल्यू दिया है, पहले डाटा लिख लेते हैं। तो पत्थर का द्रव्यमान 1 केजी, प्रारंभिक वेग दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर कह रहा है ना पत्थर को 20 मीटर प्रति वेग से झील की जमीन की सतह पर फेंका जाता है, मतलब कि अभी प्रारंभिक वेग उसको दे। उसके बाद इसका अंतिम वेग क्या है 0। अब झील में फेंक दिया जाता है तो वहाँ पर तो रुक ही जाता है, तो अंतिम वेग क्या हो जाता है उसका 0 हो जाता है, चूँकि पत्थर विरामावस्था में आ जाता है। यहाँ पर लिख दिए हैं। अब दूरी कितना दिया है 50 मीटर दिया है, तो घर्षण बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बल ज्ञात करने के लिए आपको त्वरण चाहिए ना, आपको त्वरण चाहिए। त्वरण के लिए क्या, यहाँ पर पहले फार्मूला में आपका टी था, तो इसलिए टी के लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का फार्मूला आपने लगाया, इसलिए उसमें समय दिया था। इसमें समय नहीं दिया है तो इसलिए इसको हम प्रयोग नहीं करेंगे, हम प्रयोग करेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसलिए कि यहाँ पर दूरी भी दिया है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया है। तो गति के समीकरण से हम लिखेंगे v का मान क्या है 0, अंतिम वेग 0 है, प्रारंभिक वेग कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है, प्लस 2 मल्टीप्लाई a त्वरण, और दूरी कितना दिया है आपका 50 मीटर। तो अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा आपका 20 इस साइड में आ जाएगा, तो -20 हो जाएगा, -20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, सॉरी यहाँ पर यू स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 400, इसलिए कि 20 स्क्वायर था ना, यहाँ पर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 100 a, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, लेकिन माइनस में, यहाँ पर माइनस में आएगा, a प्लस है इधर माइनस में आएगा, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का क्या होता है इकाई, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब घर्षण बल की बात करते हैं, अभी फोर्स निकालते हैं, F बराबर कितना m है, तो m का वैल्यू कितना दिया 1 केजी था, और द्रव्यमान कितना था -4 था, -4, तो यहाँ पर आपका फोर्स कितना निकल गया -4 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब कह सकते हैं कि अतः पत्थर पर लगने वाला घर्षण बल कितना था
-4 kg पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ चिन्ह दर्शाता, माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि बल पत्थर की गति के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। माइनस का मतलब ये होता है कि विपरीत दिशा में वो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 700 kg द्रव्यमान का एक रेल इंजन है और 200 kg द्रव्यमान का 5 डिब्बा को सीधी पटरी पर खींचा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है, F का मान दिया है, तथा यदि पटरी 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, तो घर्षण बल अगर लगाती है तो इंजन का चाल जो होता है क्या होगा, कम हो जाएगा। घर्षण अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं ना, रुकावट। जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं 2 मीटर पर आवर के हिसाब से, 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से, और उधर से हवा जो है 1 मीटर पर सेकेंड के वेग से आपको क्या कर रहा है, रोक रहा है, तो आपका वेग कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए कि एक तो घट जाएगा ना, 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, वेग घट जाएगा। उसी तरह से ये घर्षण जब अवरोध करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, चाल कम हो जाएगा। जैसे गेंद कुछ समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है, तो उसके फर्श से क्या होता है, घर्षण बल लगता है। चलिए, तो अब यहाँ पर कर रहा है कि नेट त्वरण बल ज्ञात करें रेल का त्वरण तथा एक डब्बा 2 पर लगाए गए बल। चलिए, तो सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। डेटा क्या क्या दिया है, तो दिया है यहाँ पर इंजन का बल कितना है, 40,000 न्यूटन, घर्षण बल कितना, 5,000। इंजन का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान मतलब कितना किलो का है, 8,000 किलो का है। 5 डिब्बों का कितना, तो 5 गुना 2,000, इसलिए कि एक डिब्बे का द्रव्यमान कितना है, 2,000 kg, तो हमने 5 से गुना कर दिया, 5,000। नेट त्वरण कितना आ जाएगा, आपका नेट त्वरण आ जाएगा, तो पहला इंजन जितना बल लगाया है और घर्षण जो जितना है, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा नेट बल त्वरण कितना हो जाएगा आपका, 35,000 न्यूटन नेट त्वरण बल जो हो जाएगा। अब रेल का त्वरण क्या हो जाएगा, रेल का त्वरण F बराबर क्या होता है, ma। F बराबर जो होता है ma होता है, तो F का वैल्यू कितना आ गया, 35,000 न्यूटन आ गया। इंजन का द्रव्यमान प्लस 5 डिब्बे का द्रव्यमान, तो इंजन का कितना था, 8,000, और 5 डिब्बे का कितना आया था, 10,000। जोड़ देंगे, तो जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 18,000, और 35,000 में 18,000 से भाग दे देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, ये ए का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये 3 0 से 3 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब 18 से हम 35 में भाग देंगे तो लगभग आएगा 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आपका त्वरण निकल गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक डिब्बे द्वारा 2 डिब्बे पर लगाए गए नेट त्वरण क्या था, तो आपका बल जो था कितना, फोर्स जो था 35,000 न्यूटन था। 5 डिब्बे का द्रव्यमान कितना, 10,000 आया था केजी, तो F बराबर अगर ma लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन बोला था एक डिब्बे द्वारा डिब्बे 2 पर लगाए गए बल के बारे में कह रहा है, तो 5 डिब्बे का यहाँ पर तो है, तो यहाँ पर त्वरण कितना आ गया आपका, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अतः डिब्बे का त्वरण कितना आ गया, 3.5, तो 4 डिब्बे का द्रव्यमान माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पर त्वरण कर देंगे, 4 डिब्बे का द्रव्यमान गुना त्वरण, यहाँ पर गुना कह दें, F बराबर कह रहा है कि डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल कितना होगा, डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल कितना होगा, 1 डिब्बे द्वारा 2 पर, तो 4 डिब्बों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4 गुना 2,000 मतलब
कि आपका 8000 हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 3.5। तो इस तरह से फोर्स कितना निकल जाएगा, एफ कितना निकल जाएगा आपका, एफ बराबर ए में यहाँ पर लिखा गया ए बराबर एम मल्टीप्लाई ए। तो यहाँ पर त्वरण का मान कितना आया था 3.5। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक गाड़ी के द्रव्यमान 1500 kg, यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकेंड के ऋणात्मक त्वरण a इक्वल टू -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विरामावस्था में लाने के लिए, तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाले बल कितना होगा। तो बल निकालना है, ए बराबर क्या ए में, आपका एम का वैल्यू दिया है, त्वरण का मान दिया है, तो ए बराबर है क्या हो जाएगा एम ए। तो यहाँ पर एम का वैल्यू कितना है आपका 15000 kg और ए का मान इतना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ क्या होगा माइनस में आंसर आया, इसलिए कि त्वरण था आपका माइनस में, तो माइनस में इसका मतलब कि विपरीत बल लग रहा है, बल कितना विपरीत लग रहा है। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल जो है माइनस में है, ऋणात्मक, ये दर्शाता है कि बल गाड़ी के विपरीत दिशा में लग रही है। यहाँ पर यही पूछ रहा है कि तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना है। जब गाड़ी चलती है तो वह गाड़ी के पहिए में खांचे ऐसे ऐसे डाले रहते हैं, इसलिए कि वो स्लिप ना करे और घर्षण पैदा करे। तो सड़क पर और उसके पहिए के बीच घर्षण बल लगता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग दिया है का संवेग क्या होगा। तो संवेग बराबर पी इक्वल टू क्या होता है एम मल्टीप्लाई भी होता है, एम मल्टीप्लाई क्या होता है बी होता है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, यदि कह रहा है कि किसी एम द्रव्यमान की वस्तु का वेग भी है तो उसका संवेग क्या हो जाएगा एम मल्टीप्लाई भी। ये डायरेक्ट फार्मूला आपका पूछ दिया है क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव में, ये आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं। अब धकेलिएगा तो कुछ ना कुछ घर्षण लगेगा, तो बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। तो सेम उसी के बराबर होगा, सेम उसी के बराबर। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि चूंकि 200 न्यूटन का बल बक्से को अगर तो 200 न्यूटन का घर्षण बल बक्से पर लगेगा। न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जितना बल लगाइएगा आपको ढकेलने के लिए उतना ही नीचे से घर्षण भी लगेगा। अगला क्वेश्चन, दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान मतलब कि m1 इक्वल टू 1.5 kg और m2 बराबर 1.5 kg एक सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही है। एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत, ये सीधी रेखा है, ये इधर जा रही है तो ये इधर आ रही है। टकराने से पहले का वेग 2.5 मीटर पर सेकेंड है, मतलब कि प्रारंभिक यू का वैल्यू दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती है तो उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। सम्मिलित वेग क्या होगा, देखिए पहला द्रव्यमान दूसरा द्रव्यमान दोनों का सेम है। प्रारंभिक वेग यहाँ पर दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड और दूसरा का प्रारंभिक वेग क्या है उसका माइनस में है, माइनस में इसलिए विपरीत दिशा में है वो। तो दूसरी वस्तु पहली के विपरीत दिशा में गतिमान है। टकराने के बाद वस्तु का सम्मिलित वेग जो आपस में जुड़ जाता है वो भी का मान क्या होगा, भी का मान निकालना है। तो संवेग संरक्षण आप पढ़े हैं, संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर के बाद क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू रख देते हैं m1 u1 प्लस m2 और यहाँ पर कितना u2 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे m1 v और m2
भी, और यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका v का मान क्या आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं तो दोनों वस्तु का टकराने के बाद अंतिम वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब दोनों वस्तु एक दूसरे से टकरा रही है तो दोनों वहीं पर ज्यों का त्यों क्या हो रही है, रुक जा रही है, उसमें कोई गति नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप देख सकते हैं कि जब ये भी बराबर है ये भी बराबर है, मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस में तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 0 आएगा, 0 आएगा। अब ये एक दूसरे के क्या होगा, 0 आ जाएगा, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। अब ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा kg मल्टीप्लाई v, और यहाँ पर क्या है 0, तो ये भी यहाँ से भागा में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू कितना, v का मान कितना आ गया 0। यहाँ पर इसलिए कि दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, ऑफ है, इसका माइनस में है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें भी विपरीत दिशा में धक्का देती है। यदि यह वस्तु एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है, संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पा रहा है। एक विद्यार्थी इसे सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर है एवं जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस तर्क पर अपने विचार दें और बताएं कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है कि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है और उतने द्रव्यमान का आप क्या कर रहे हैं, फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पढ़ेंगे कि ट्रक के अत्यधिक द्रव्यमान के कारण उसका घर्षण बल भी बहुत अधिक होगा। विद्यार्थी द्वारा ट्रक पर लगाए जाने वाला बल उस घर्षण बल से बहुत ही कम है, इसलिए वो ट्रक को गतिशील नहीं कर पाएगा। यहाँ दोनों दिशाओं में लगने वाला नेट बल 0 हो जाएगा, जिसके कारण ट्रक गतिमान नहीं होगा और विद्यार्थी द्वारा आरोपित बल एवं घर्षण बल एक दूसरे को निरस्त कर रहा है। अतः विद्यार्थी द्वारा दिया गया तर्क क्या है, सही है। तो सही बात है, जितना द्रव्यमान का वस्तु होगा उससे ज़्यादा आप फोर्स दीजिएगा तभी उसको क्या आप धक्का दे सकते हैं, या बराबर रहेगा तो। अब ज़्यादा रहेगा तो आपसे ज़्यादा रहेगा तो आप उसको कैसे धक्का दे पाइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 200 द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद कितना मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है। मतलब कि E1 का वैल्यू प्रारंभिक वेग दिया है, आपका वस्तु का द्रव्यमान दिया है, आपका ग्राम में दिया है तो इसको केजी में बदल देना है, इसलिए कि बल की चर्चा कर रहा है तो आपका फोर्स जो होता है वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 200 ग्राम दिया है तो इसको केजी में बदलिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, आ जाएगा आपका आ जाएगा 0.2 केजी आ जाएगा। और यहाँ पर द्रव्यमान की एक हॉकी गेंद इतना मीटर से गति कर रहा है, तो इसका वेग जो है प्रारंभिक वेग जो दिया है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए हमने डेटा को लिख लिया है, द्रव्यमान लिख लिया और इसका प्रारंभिक वेग लिख लिया। तो संवेग क्या होगा, तो संवेग इक्वल टू होता है P इक्वल टू M मल्टीप्लाई V। तो M का वैल्यू रख दीजिए केजी में, 0.2 केजी आया है और वेग कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 2 केजी मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कर रहा है कि हॉकी स्टिक से टकराने के बाद गेंद का विपरीत दिशा में वेग, तो विपरीत दिशा में यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ जब टकरा रही है तो वेग क्या हो जा रहा है 5, मतलब कि v इक्वल टू कितना, यहाँ पर दूसरा वेग जो है -5 मीटर पर सेकेंड, विपरीत कर रहा है ना, प्रारंभिक में वापस लौटती है तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर संवेग कितना हो जाएगा
तो अंतिम संवेग क्या हो जाएगा आपका -1 kg मीटर पर सेकेंड। तो संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो परिवर्तन जो हो जाएगा आपका mv1 माइनस mv2। तो पहला कितना आया था, 2 आया था, पहला कितना आया था 2, और ये कितना आया -1, तो हो जाएगा 2 + 1 इक्वल टू कितना 3 kg मीटर पर सेकेंड। तो वेग में संवेग में परिवर्तन पूछ रहा है, तो पहला में से दूसरा को क्या कर लेंगे, हम माइनस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर पर सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। देखिए ये द्रव्यमान दिया है, एम का वैल्यू दिया है, 10 ग्राम दिया है, तो हम इसको केजी में बदल लेंगे 1000 से भाग देकर, तो हो जाएगा आपका 0.01 केजी। और यू का मान प्रारंभिक वेग दिया है 150 मीटर पर सेकंड दिया है। उसके बाद कह रहा है टकराने के बाद वो टकराने के बाद वो यहाँ पर ए सही 0.03 सेकेंड के बाद रुक जाती है। टकराने के बाद वो क्या होती है, रुक जाती है। तो गोली लकड़ी को कितने दूरी तक भेदेगी, लकड़ी के गुटके द्वारा गोली का पर लगने वाले गोली पर लगाए गए बल के परिणाम क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर पहले डेटा लिखते हैं। एम का वैल्यू कितना दिया है, तो 0.01 kg, प्रारंभिक वेग दिया है 150 मीटर पर सेकंड दिया है, अंतिम वेग क्या है 0, और टी का मान कितना दिया है 0.3 सेकेंड, मतलब 0.3 सेकेंड बाद क्या हो जा रही है, वहाँ पर रुक जा रही है। तो यहाँ पर आपको बल के लिए आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तो ए बराबर एम ए, तो आपका ए का वैल्यू चाहिए, द्रव्यमान तो दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे u इक्वल टू यू प्लस ए टी, गति का समीकरण लगाएंगे और यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। अंतिम वेग क्या है 0 है, u का मान क्या दिया है 150 मीटर पर सेकंड दिया है, प्लस a का मान नहीं पता है, t का मान पता है 0.03। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे, 50 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 150, और यहाँ पर हम लिखेंगे a मल्टीप्लाई 0.3। अब ये भागा में आ जाएगा, गुना में है तो -150 बट्टे में हो जाएगा 0.03 इक्वल टू कितना ए। अब ये देखिए ये माइनस है, तो ये माइनस उड़ाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 0 आ जाएगा, तो 150 मल्टीप्लाई 100 और कितना 3, तो 3 से कट जाएगा 50 बार में, तो ये ए का वैल्यू कितना आ जाएगा -5000। आपका ए का वैल्यू आ जाएगा -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर एक और चीज़ निकलना था कि लकड़ी के द्वारा लगाए गए बल और परिणाम की कितनी दूरी तक भेदेगा, दूरी भी निकालना था, एस भी निकालना था। तो एस का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, दूरी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से एस का वैल्यू निकल जाएगा आपका। प्रारंभिक वेग यहाँ पर लिख दीजिए, प्रारंभिक वेग कितना है, ठीक। उसके बाद 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतना खुद से भी कर सकते हैं, यहाँ पर खुद से भी कर सकते हैं, ठीक। नहीं तो लिखिए यू का मान कितना 150 मल्टीप्लाई 0.03 प्लस 1/2 और ए का मान कितना -5000 मल्टीप्लाई, उसके बाद आपका -5 टी का वैल्यू कितना 0.03। कैलकुलेशन कर लीजिए, तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4.5 माइनस, इसको कटाइएगा तो ये कट जाएगा 2500,
मल्टीप्लाई कीजिए 25×3 = 75। यहाँ पर सॉरी स्क्वायर है, ये स्क्वायर होगा। तो 3×3 = 9, 25×9 = 25 से 225, तो 2.25 मीटर हो जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो एफ का मान कितना, सॉरी एस का मान कितना आ जाएगा आपका, इसमें से घटाइएगा तो 45 में से इतना घटाइएगा तो इसका आधा आएगा, 2.25 मीटर। तो एस निकल गया। अब एफ कह रहा है तो एफ बराबर कितना है, एम ए लिख सकते हैं। तो एफ बराबर लिख सकते हैं एम मल्टीप्लाई ए। तो ए एम का मान पता है आपका 0.01 kg है, और एक्सेलरेशन का मान पता है -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, -50 न्यूटन। माइनस का मतलब विपरीत दिशा में बल लग रहा है, ऋणात्मक चिन्ह यही दर्शाता है। चलिए इस तरह से पहले डेटा लिख लीजिएगा और फॉर्मूला पर सीधे लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान जो है 1 kg है और 10 मीटर पर सेकंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में इतना kg द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकरा रही है, तो इसके बाद दोनों एक साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं, तो संघट्ट के पहले तथा बाद के कुल संवेग की गणना करें। आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डेटा लिखना होगा। दो वस्तु हैं यहाँ पर देखिए, सॉरी एक वस्तु का द्रव्यमान इतना है, अब वेग इतना, प्रारंभिक वेग है, सीधे रेखा में जा रही है, और विरामावस्था में रखे इतना, एक विरामावस्था में जो है इतना kg की लकड़ी है उसी से टकरा रही है, मतलब कि दूसरे वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है। तो यहाँ पे लिखते हैं वस्तु का द्रव्यमान, अब पहला वस्तु का द्रव्यमान m1 1 kg, गुटके का द्रव्यमान 5 kg है, प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड, और लकड़ी के गुटके स्थिर है, विरामावस्था में है, उसका मान क्या है, 0 होगा। तो अब वस्तु के गुटके का अंतिम वेग क्या होगा, तो अंतिम वेग वही निकालना है, और उसके पहले और बाद का वेग क्या होगा। तो सबसे पहले आप संवेग संरक्षण के जो आप सिद्धांत पढ़े हैं उसके अनुसार टक्कर के बाद और टक्कर के पहले का ये जो फार्मूला है इस पर हम वैल्यू रखते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2। तो m1 का मान 1 kg, प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए दूसरे वस्तु का द्रव्यमान इतना है, दूसरे वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है, इसलिए कि वो क्या है, विरामावस्था में है। अब देखिए यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर पहली वस्तु का द्रव्यमान 1 kg और उसका अंतिम वेग निकालना है। दूसरा वस्तु का द्रव्यमान क्या है आपका 5 kg है और उसका अंतिम वेग निकालना है। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए दोनों को तो जोड़ दीजिएगा, इसलिए कि यहाँ पे दोनों का वेग क्या है, va है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर आ गया कितना, 6। और इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 10 में 1 से गुना कीजिएगा तो 10, ये वाला तो 0 हो गया था। चलिए यहाँ पर v है तो v, अब हम क्या करते हैं कि 10 kg मीटर पर सेकेंड, 10 kg मीटर पर सेकेंड में अब यहाँ से 6 से भाग देते हैं, इक्वल टू कितना, v। तो v का वैल्यू कितना होगा, 1.66 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, अंतिम वेग आ गया। अब कह रहा है कि टक्कर से पहले का संवेग, तो संवेग बराबर संवेग टक्कर से पहले का, इसका कुल संवेग क्या हो जाएगा, तो कुल संवेग हो जाएगा टक्कर से पहले इतना था, क्या था, m1 u1 प्लस m2 v2। टक्कर से पहले संवेग क्या होता है, संवेग p = mv, द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेग। तो प्रारंभिक वेग u1 कितना, तो 10 मीटर पर सेकेंड, और वस्तु का भार कितना, इतना। तो टक्कर से पहले वस्तु क्या था, विरामावस्था में, उसका अंतिम वेग क्या था, उसका अंतिम वेग उसका 0 ही था, इसलिए कितना हो जाएगा आपका 10 kg ही आएगा। टक्कर के बाद का वेग ये होता है,
तो टक्कर के बाद क्या हो जाएगा, m1 v1, तो m1 का मान कितना, तो m का तो वैल्यू 10 kg, m2 का वैल्यू कितना 5 kg, सॉरी पहला m1 का वैल्यू कितना 1 kg, m2 का वैल्यू कितना 5 kg, और v1 और v2 कितना आ जाएगा, तो v1 और v2 क्या है, दोनों का अंतिम वेग तो बराबर ही है, दोनों का अंतिम वेग क्या है, बराबर ही है। तो हमने दोनों की जगह पर क्या लिखा, v, और v कॉमन ले लिया और दोनों को जोड़ दिया और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों को हम जोड़ देंगे, यहाँ पर v का मान कितना 1.66 आया है और a का प्लस कितना हो जाएगा 5, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कितना 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों वस्तुओं का वेग टकराने के बाद एक समान है, तो देखिए ये भी कितना है आपका, पहला का 10 kg है, तो इसका भी कितना आ रहा है, लगभग मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये भी 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इसका भी लगभग कितना हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि पहला का भी 10 और दूसरा का भी क्या आया 10 आया। देखिए ये वस्तु A है, ये वस्तु B है, ये दोनों आपस में टकराती है। तो हम आपको वेग संरक्षण में आपको पढ़ाए थे m1 u1 प्लस m2 v2, ये टक्कर से पहले जब टकरा गया ये दोनों का संवेग हुआ। अब जब टकरा गया तो टकराने के बाद क्या हुआ, m1 v1 प्लस m2 v2, ये टकराने से पहले है, ये u2 है, यहाँ पर ये u2 m2 u2 टकराने से पहले का वेग है। चलो अब चलते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड, ये सेकंड दिया है, ये सेकंड दिया है, 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो वस्तु के पहले और बाद के संवेग की गणना करना है। पहले कितना संवेग था, बाद में संवेग कितना, तो संवेग क्या हो जाता है P = mv हो जाएगा। तो पहले का संवेग और बाद के संवेग को हमको बताना है, ठीक। 6 सेकंड में जो है 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वस्तु के पहले और बाद की करना, उसके बाद कह रहा है कि उस बल के परिणाम की गणना करना है जो वस्तु पर आरोपित हो रही है। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो प्रारंभिक वेग जो है ये कर है ना 5 से 8 हो जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर होता है। इसका मतलब कि पहले इनिशियल जो था, प्रारंभिक जो था 5 मीटर पर सेकंड था और बाद में जो हो गया 8 मीटर पर सेकंड हो गया। यहाँ पर हमने डेटा पहले से ही लिख दिया है। और वस्तु का जो द्रव्यमान है 100 kg है, 100 kg है। उसके बाद टाइम जो दिया है आपका 6 सेकंड दिया है, 6 सेकंड दिया है। और टाइम दिया, पूछ रहा है कि प्रारंभिक एवं अंतिम संवेग, तब प्रारंभिक और अंतिम संवेग, तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है mv। तो प्रारंभिक जो होगा P1 = m × u1, तो m कितना आपका 100 × 5 = 500 kg मीटर पर सेकेंड। दूसरा संवेग अंतिम, तो m × v, तो क्या हो जाएगा आपका 100 × 8 मतलब 800 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस तरह से अगला पूछ रहा है, अगला क्या बोला है,
प्रारंभिक पहले और बाद का संवेग तो हो गया, उसके बाद कर उस बल के परिणाम की गणना करना है। बल कितना लगा, तो F बराबर ए में, तो इसके लिए क्या चाहिए हमको, ए चाहिए। तो ए का क्या होता है, यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम वेग दिया है तो और समय भी दिया है, तो ए इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से आपका टी का वैल्यू निकल जाएगा, टी का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग 8, प्रारंभिक वेग 5, बट्टा में कितना समय दिया है, 6 सेकंड दिया है। तो कितना हो जाएगा, 3/6 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको आरोपित बल निकालना था। एफ बराबर है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एम ए। तो एम कितना था, 100 था, 100 kg। ए कितना आ गया, 0.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 50 न्यूटन या 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर 50 न्यूटन आया है, इसलिए एन की जगह, न्यूटन की जगह हम लिखते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपका सवाल में पूछा था, बल की परिणाम भी की गणना करें और वस्तु पर आरोपित, जो उस वस्तु पर आरोपित है, मतलब जो वस्तु पर लगा कितना फोर्स लगा, तो 50 न्यूटन का फोर्स लगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अख्तर, किरण और राहुल किसी राजमार्ग पर बहुत तीव्र गति से चलती हुई कार में सवार हैं। अचानक उड़ता हुआ कोई कीड़ा गाड़ी के सामने के शीशे पर आ टकराया और वह शीशे से चिपक गया। अख्तर और किरण इस स्थिति पर विवाद करते हैं। किरण का मानना है कि कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिमाण कार के संवेग परिवर्तन मान के अपेक्षा बहुत अधिक है, क्योंकि कीड़े के वेग में परिवर्तन का मान कार के वेग में परिवर्तन के मान से बहुत अधिक है। तो अख्तर ने कहा कि चूंकि कार का वेग बहुत अधिक था, अतः कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया, जिसके कारण कीड़े की मौत हो गई। राहुल ने एक नया तर्क देते हुए कहा कि कार तथा कीड़े दोनों पर समान बल लगा और दोनों के संवेग बराबर परिवर्तन। इन विचार पर अपनी प्रतिक्रिया दे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि किसका संवेग ज़्यादा था, किसके वजह से क्या हुआ। तो देखिए, तो यहाँ पर राहुल का तर्क जो होता है सही प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है क्योंकि तंत्र पर कोई भी बाहरी बल नहीं लगा है तथा संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार त्वरण के समान तंत्र पर कुल संवेग संरक्षित रहता है। अतः कीड़े एवं कार दोनों पर समान बल लगेगा और दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन होगा। दोनों का वेग क्या रहेगा, संवेग दोनों का बराबर परिवर्तन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 kg द्रव्यमान की घंटी है। ओहो, इसका m का वैल्यू दिया हुआ है 10 kg, यहाँ पर लिख दिए m का वैल्यू कितना है 10 kg और 80 सेंटीमीटर ऊंचाई, इसी को हम दूरी भी कहते हैं। ऊंचा है मतलब वहाँ से वहाँ तक उतना दूरी है। तो s का वैल्यू कितना सेंटीमीटर में, तो हमने इसको मीटर में बदल लिया। इस अवस्था में इसलिए मीटर में बदल लिया कि इसलिए कि फोर्स जो होता है बल 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर में आता है, सेंटीमीटर में नहीं, इसलिए हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया। तो इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना करें और परिकलन में सरलता हेतु नीचे की ओर दिष्ट त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले। मतलब यहाँ पर त्वरण दे दिया है और प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। तो यहाँ पर क्या निकलना है, संवेग। तो संवेग क्या होता है, P इक्वल टू m इंटू v, संवेग। तो यहाँ पर क्या निकलना है, कह रहा है कि
त्वरण का मान इतना दिया है, परिकलन में सरलता हेतु नीचे की ओर त्वरण इतना है, तो यहाँ पर संवेग की मान बताना है, संवेग। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, और यहाँ पर अंतिम वेग भी बताना है ना, इस अवस्था के द्वारा स्थानांतरण वेग और परिक्रमण अंतिम वेग भी बताना है। तो अंतिम वेग तो आप आसानी से बता सकते हैं, अंतिम वेग v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, 2as। यहाँ पर आप वैल्यू रख लीजिए, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई त्वरण का मान 10 दिया है, और दूरी जो दिया है 0.8 मीटर दिया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर v स्क्वायर दिया है, तो v इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाता है 16 मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा 4, v इक्वल टू हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से 4 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, और p तो आसानी से निकल जाएगा m इंटू v। तो v का मान हमको पता होना चाहिए था, यहाँ पर v का मान पता नहीं था, v का मान पता नहीं था, तो हम v अब m कितना है 10 kg है, और यहाँ पर 4 लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। जो डेटा दिया है सबसे पहले लिख लेंगे, क्या पूछ रहा है उस आधार पर हम फार्मूला लिखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये थोड़ा सा अतिरिक्त दिया है अभ्यास के लिए, अतिरिक्त अभ्यास के लिए दिया है, कह रहा है कि एक वस्तु की गति की अवस्था में दूरी समय सारणी निम्नवत है, तो त्वरण के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या यह नियत है, बढ़ रहा है या शून्य है। आप वस्तु पर लगने वाले बल के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नीचे एक समय दूरी ग्राफ दिया है, उसके बारे में कह रहा है, तो यहाँ पर समय दूरी ग्राफ है, इसमें तो नहीं है, आपको बुक में दिया है, उसके अनुसार हम बता देते हैं। उपयुक्त सारणी दर्शाता है कि वेग परिवर्तन की दर बढ़ रहा है, अतः वस्तु का त्वरण भी लगातार बढ़ रहा है। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण भी क्या हो रहा है, बढ़ेगा। चूंकि बल वस्तु में उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होता है, इसलिए वस्तु पर लगने वाला बल भी लगातार क्या होता है, बढ़ता है। हाँ, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 केजी द्रव्यमान की कार को एक सरलतम सड़क पर 2 व्यक्ति समान वेग से धक्का देते हैं, माने दोनों का वेग क्या है, समान है। उसी कार को 3 व्यक्ति द्वारा धक्का देकर 0 से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया जाता है, 0 से 2 के बीच। तो कितने बल के साथ प्रत्येक व्यक्ति कार को धक्का देते हैं, माने आपको फोर्स निकालना F, तो MA। तो आपका मास दिया है, A का वैल्यू दिया है, आप आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं, आप यहाँ पर आसानी से निकाल लीजिएगा। मास कितना दिया है आपका 1200 केजी। A कितना दिया है 2, यहाँ पर दिया है 2 मीटर, यहाँ पर दिया है आपका ये दिया है, यहाँ पर पॉइंट नहीं, ये पॉइंट है, ये 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट ए का जो वैल्यू दिया है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, यहाँ पर पॉइंट होगा, मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पे लिख दीजिए 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एगो 0 से एगो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 240 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 240 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि चूँकि तीनों व्यक्ति में प्रत्येक समान पेशीय बल का उपयोग कर रहा है, इसलिए प्रत्येक समान बल से कार को धक्का दे पाते हैं, अतः कार को धकेलने में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा आरोपित बल कितना है आपका 240 न्यूटन है, 240 न्यूटन है, F बराबर 240 न्यूटन है।
देखिए क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब जैसे डेटा दिया है वो लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए 500 ग्राम दिया था, एम का वैल्यू 500 ग्राम, लेकिन हमको न्यूटन में क्या होता है वो केजी, तो ये ग्राम दिए तो इसको केजी में चेंज कर लीजिए। तो केजी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, तो 500/1000 इक्वल टू 0.5 kg हो गया। अब कह रहा है कि एक हथौड़े द्वारा इतना, तो वेग दिया है प्रारंभिक वेग यू इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड से कील पर प्रहार किया जाता है। कील द्वारा हथौड़े से बहुत कम समय, टी का वैल्यू दे दिया, टी इक्वल टू 0.01 सेकेंड रोका जाता है। तो कील द्वारा हथौड़े पर लगने वाले बल, तो F इक्वल टू एम ए चाहिए। आपका क्या चाहिए, F बराबर है एम ए चाहिए। तो त्वरण यहाँ पर निकलेगा तभी कुछ होगा, तो त्वरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अंतिम वेग जो है इसका भी जो है 0 होगा। प्रारंभिक वेग तो इतना है, यहाँ पर कह रहा है कितना वेग से कील पर प्रहार किया जाता है, और कील द्वारा पर इतना समय में रुक जाता है, तो रोक दिया जाता है। इसका मतलब कि अंतिम वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जहाँ रोक दिया वो अंतिम वेग हो गया, तो 0 हो गया। तो यहाँ पर त्वरण क्या निकल जाएगा, ए इक्वल टू होता है भी माइनस यू बटा टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। तो 0 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है, तो आपका प्रारंभिक वेग 50 मीटर पर सेकेंड है, और समय कितना है आपका 0.01 सेकेंड है। तो इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, -50/0.01, तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 0 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब एफ बराबर लिख लीजिए, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए आपका, तो 0.5 kg मल्टीप्लाई -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो माइनस का दर्शाता है कि विपरीत दिशा में बल लग रहा है। तो कितना हो जाएगा, एक पॉइंट से एक 0 कैंसिल, तो 25 यहाँ पर 5000 था जी, 2500 न्यूटन का बल लग रहा है। 2500 न्यूटन, माइनस चिन्ह दर्शाता है विपरीत दिशा में बल लग रहा है। अगला क्वेश्चन इसी तरह से आप अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक 1200 kg द्रव्यमान की मोटर कार 90 किलोमीटर पर आवर के वेग से, देखिए यहाँ पर 90 किलोमीटर पर आवर दिया था, हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, और ये हमारा प्रारंभिक वेग है। एक सरल रेखा के अनुदिश चल रही, ये प्रारंभिक वेग है, यू का मान है, और उसके बाद जो है वेग बाहरी असंतुलित बल लगने के कारण 4 सेकंड में घटकर इतना, मतलब ये भी का मान है, अंतिम वेग हो जाता है। तो कह रहा है कि त्वरण और संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन की जो दर होता है वो जो होता है प्रारंभिक संवेग माइनस अंतिम संवेग होता है, सॉरी अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, ये परिवर्तन का दर हुआ, कितना परिवर्तित हुआ ये हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं, एम का जो वैल्यू दिया है 1200 केजी, और यहाँ पर बल का भी मान ज्ञात करना, एफ वैल्यू ज्ञात करना है, तो ए बराबर क्या होता है एम, तो हमें ई का वैल्यू पता होगा तभी हम एफ निकाल पाएंगे। तो एम द्रव्यमान जो दिया है 1200 केजी, प्रारंभिक वेग जो दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आता है मीटर पर सेकंड आता है, तो ये 18 से 5 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा यू का मान। भी का मान कितना हो जाएगा, अंतिम वेग कितना है 18 किलोमीटर पर आवर है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन ज्ञात करना था, ए इक्वल टू भी माइनस यू बटा टी होता है, तो यहाँ पर भी कितना दिया है
तो 5 दिया है, यू कितना दिया है 25, और समय कितना दिया है आपका 4, समय कितना दिया है 4 सेकंड, यहाँ पर 4 सेकंड दिया है, टी बराबर दिया है आपका 4 सेकंड, 4 सेकंड दिया है। तो अब कितना आ जाएगा -20/4 कट जाएगा, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब आपका संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा, तो एम वी माइनस एम यू, तो एम यहाँ से कॉमन हो जाएगा, भी कितना दिया है तो भी आपका है 5 और माइनस कितना यू 25, आपका 25 है, तो ये कितना हो जाएगा एम 1200 और ये घट क्या रह जाएगा कितना -20, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -24,000 kg मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया संवेग में परिवर्तन के दर। ये सॉरी ये यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। और बल कितना हो जाएगा तो m इंटू ए, तो m कितना है 1200, ए का मान कितना है -5, कितना हो जाएगा 6000 न्यूटन हो जाएगा, या आप कह सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 6000 न्यूटन। तो इस तरह से हमारा जो है आप ये क्वेश्चन बन गया। आगे अब ये इतना ही क्वेश्चन है, तो अगले एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।